नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं के लिए विषय जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो डाल चुके हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के 15 तक के है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, केंचुए में उत्सर्जन रचना का नाम बताते हुए इसके प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, केंचुए में उत्सर्जन अंग का नाम वृक्क है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पटी वृक्क, दूसरा होता है अध्यावरीय वृक्क और तीसरा होता है ग्रसनी वृक्क। बच्चों, ये प्रश्न अगर 2 नंबर में आता है तो आपको केंचुए में उत्सर्जन अंग का नाम बता देना है और जो उत्सर्जन अंग वृक्क होता है वह 3 प्रकार का होता है, पटी वृक्क, अध्यावर्गीय वृक्क और ग्रसनी वृक्क, यह लिख देना है बस। लेकिन यह प्रश्न बच्चों अगर 4 नंबर में आता है तो आपको पटी वृक्क, अध्यावर्गीय वृक्क और ग्रसनी वृक्क को समझा करके लिखना है। जैसे कि बताया गया है, पटी वृक्क, ये वृक्क केंचुए के 15वें खंड से आखिरी खंड तक पाए जाते हैं। पटी वृक्क खंडी पटों पर स्थित होते हैं जो आंत्र में खुलते हैं। दूसरा बिंदु है अध्यावर्गीय वृक्क, ये वृक्क केंचुए के तीसरे खंड से आखिरी खंड तक पाए जाते हैं और ये वृक्क देहभित्ति की आखिरी सतह तक पाए जाते हैं और सतह की सतह पर बाहर खुलते शरीर की सतह पर बाहर खुलते हैं। अगला बिंदु है ग्रसनी वृक्क, ये वृक्क चौथवें, पांचवें और छठवें खंड में पाए जाते हैं। ये खंड युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं और ये वृक्क ग्रसनी में खुलते हैं। तो बच्चों, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके याद कर लीजिए ताकि कल के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सके। प्रश्न क्रमांक 6, सीलोम क्या है? तो इसका उत्तर है, जंतुओं के शरीर में गुहा पाई जाती है जो बॉडीवाल तथा पाचन तंत्र के बीच पाई जाती है, उसी गुहा को हम सीलोम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, कोशिका की परिभाषा लिखिए। तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलभूत या हम कह सकते हैं आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। बच्चों, 2 नंबर के लिए ये काफ़ी है, आपको इतना ही याद करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 8, अमीबा और पैरामीशियम के चलन अंगों के नाम लिखिए। तो अमीबा में जो चलन अंग पाया जाता है उसे हम कूटपाद कहते हैं और इंग्लिश में स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, तथा पैरामीशियम में जो चलन अंग होता है उसे हम सीलिया कहते हैं और हिंदी में उसे हम पक्षमाभ के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, संघ मोलस्का के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो संघ मोलस्का के 2 जंतुओं के नाम है पाइला, जिसे हम सेब घोंघा के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ऑक्टोपस। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं का नाम लिखिए। तो उत्तर है एपिस, जिसे हम हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं, बॉम्बिक्स रेशम कीट और एडिज मच्छर। बच्चों, सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट बनाते जाइए और कल के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 2 मुख्य कोशिकांग लाइसोसोम और गाल्जिकाय, प्रत्येक के 2-2 कार्य लिखिए। तो लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जो है लयनकाय। इसके 2 कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, यह मृत एवं अक्रियाशील कोशिकाओं का सफाया करना इसका काम है। दूसरा काम है, यह कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीवों एवं कणों का पाचन करते हैं। तीसरा काम है, रोग की स्थिति में यह शरीर को ऊर्जा प्रदान भी करता है। गाल्जिकाय के कार्य, ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण गाल्जिकाय में ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, उपास्थि के 2 गुण और अस्थि के 2 गुण। तो उपास्थि के 2 गुण, उपास्थि शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करती है तथा ये हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला भी बनाती है। अस्थि के 2 गुण, यह हमारे शरीर का कठोर अंग होता है, यह अंतःकंकाल का निर्माण करता है और यह शरीर को गति प्रदान करने का कार्य भी करता है। हमारी जो अस्थियां होती है, अस्थि को हम बच्चों हड्डी के नाम से भी जानते हैं, यह कैल्शियम की बनी होती है।
अगला प्रश्न है बच्चों, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म में अंतर लिखिए। एंजियोस्पर्म का मतलब बच्चों आवृतबीजी होता है और जिम्नोस्पर्म का मतलब अनावृतबीजी होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है बच्चों, इसे आप याद ही कर लीजिए, जो कल के पेपर में आपको ऐसे के ऐसे ही छपा हुआ मिलेगा। आवृतबीजी और अनावृतबीजी में अंतर। आवृतबीजी में पुष्प उपस्थित होते हैं, अनावृतबीजी में पुष्प अनुपस्थित होते हैं। आवृतबीजी में जनन अंग पुष्प में बनते हैं, अनावृतबीजी में जनन अंग शंकु में उत्पन्न होते हैं। आवृतबीजी में बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति पाई जाती है, जबकि अनावृतबीजी में बीजांड नग्न होते हैं। कहने का मतलब है कि अंडाशय के चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। चौथा बिंदु है, आवृतबीजी में द्विनिषेचन एवं त्रियक संलयन की क्रिया होती है, जबकि अनावृतबीजी में द्विनिषेचन एवं त्रियक संलयन की क्रिया अनुपस्थित होती है। आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृतबीजी में भ्रूणपोष अर्धगुणित या अगुणित होता है। अगला प्रश्न बच्चों, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर लिखिए। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। तो एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्री पौधे के बीज में एक ही बीजपत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधा में के बीज में दो बीज पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधा में इनके तने में संवहन मंडल वलय के रूप में अर्थात एक रिंग के रूप में तथा वृद्धि होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधा में संवहन मंडल उत्तक में बिखरे एवं वृद्धि होते हैं। एक बीजपत्री के बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के बीज भ्रूणपोषी होते हैं। एक बीजपत्री के पुष्प प्रायः चतुष्तयी तथा पंचतयी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के पुष्प त्रितयी होते हैं। एक बीजपत्रियों में जो पत्तियां होती है उनका शिराविन्यास जालीकावत होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गाल्जी काय अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। बच्चों, ये सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से उत्तर बना करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि कल के पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। धन्यवाद।